आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। देखो सीधी सी बात है, सबसे पहले हम जानते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स क्या है। देखो जो जनजातीय लोग होते हैं ये बिल्कुल अलग होते हैं देन कंपेयर हम लोग, जैसे जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, इन लोगों के कंपेयर से बिल्कुल अलग होते हैं। क्योंकि ये प्राय क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, इनका रहन सहन बहुत अलग होता है, इनके खाने पीने की व्यवस्था बहुत अलग होती है, इनकी सामाजिक सोच बहुत अलग होती है, ये बहुत ही अलग है। फिर भी हमारी भारत सरकार इनको निरंतर प्रयास कर रही है कि इस समय की जनरेशन के अनुसार बदलते रहें। एक सीधी सी भाषा में कहें कि जनजाति लोग क्या हैं, तो कह सकते हैं कुछ परसेंट आदिमानव की तरीके से ये लोग रहते हैं। जैसे वो आदिमानव एक ग्रुपिंग में रहते थे, यहाँ पे रहे, कुछ समय यहाँ रहे, फिर कुछ समय यहाँ रहे, ऐसे ऐसे चलता रहा, कुछ उसी तरीके से ये भी रहते हैं। इनके लिए हमारी भारत सरकार ने समय समय पे कार्य किया है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए स्पेशल प्रोविजन की भी बात कही गई। बात करें संविधान के अनुसार, तो संविधान में अनुच्छेद 338 है जो कहता है अनुसूचित जात तथा जनजाति आयोग का संरक्षण की बात करता है। अनुसूचित जात तथा जनजाति आयोग के संरक्षण की बात करता है। जब हमारा संविधान बना तो आर्टिकल 338 के तहत बताया गया कि यह आर्टिकल अनुसूचित जात तथा जनजाति के संरक्षण की बात करता है। चलता रहा। उसके बाद बात करें तो फिर एक संविधान संशोधन होता है, 65वां संविधान संशोधन 1990 में। ध्यान से सुनिएगा, कहानी समझ में बहुत आसानी से आएगी अगर आप बिल्कुल निरंतर मेरे शब्दों को सुन रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। 65वां संविधान संशोधन आता है 1990 में, क्योंकि इस समय तक हमारा देश काफी आगे बढ़ चुका था, लेकिन देखा गया कि इनमें जो है ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं। रीज़न है कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और सोर्स ऑफ कम है, यानी स्रोत जो है कम है। तो क्या हुआ कि ऐसा करते हैं, चलो इनके लिए एक राष्ट्रीय निकाय बना देते हैं। तो क्या हुआ, 65वां संविधान संशोधन 1990 के द्वारा क्या किया गया, राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। क्या किया गया, राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया, तो जिसमें बताया गया शेड्यूल कास्ट के लिए यानी एससी के लिए अलग होगा और एसटी के लिए अलग होगा कमीशन। ये जो राष्ट्रीय आयोग होगा ये किसके लिए अलग होगा, ये शेड्यूल कास्ट के लिए अलग होगा और किसके लिए अलग होगा, शेड्यूल ट्राइब्स यानी जनजाति के लिए भी अलग होगा और अनुसूचित जनजाति के लिए भी अलग होगा। दोनों के लिए अलग अलग होगा। जब ये बात कही गई तो चलता रहा भाई, सीधी सी बात, थोड़े से चेंजेस देखने को मिले। जाहिर सी बात है, अभी तक जिस घर में 15 सदस्य थे एक मुखिया था, अब उसी घर में 15 सदस्य में भी 2 मुखिया हो गए, तो जाहिर सी बात है सदस्य क्या होंगे, कि वो परिवार क्या होगा, थोड़ा ग्रोथ करेगा। क्योंकि मुखिया के समय की क्या होती है, कुछ चीजें चलती रहती हैं। उसी क्रम में देखा जाए तो 1990 से जब ये संविधान संशोधन होता है तो अलग हो गए, ठीक है। दोनों के राष्ट्रीय आयोग का गठन कर दिया गया। परंतु फिर आगे चल के 1999 में क्या किया गया, अभी तक इस देखो 1999 के पहले इन सबकी जो देखरेख कर रहा था, कौन कर रहा था, सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय कर रहा था। तो यानी 1999 के पहले ये किसके अंतर्गत आता था, तो सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्री, सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता था, ठीक है, अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। परंतु क्या किया गया, 1999 में इसके लिए एक अलग मंत्रालय बना दिया गया, जिसको कहते हैं जनजाति मंत्रालय। जनजाति मंत्रालय, क्योंकि 1999 तक देखा गया कि जो शेड्यूल कास्ट है इसमें तो कई सारे सुधार आए, परंतु
शेड्यूल्ड ट्राइब्स में सुधार बहुत ही कम आए, या कह सकते हैं कि ना के बराबर आए। इसलिए किया क्या गया, किसके लिए क्यों किया गया, क्योंकि जो सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय, इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, कई सारी जिम्मेदारियां थी। इसलिए हो सकता है कि ये प्रॉपर ध्यान ना दे रहा हो। इसलिए भारत सरकार ने क्या किया, 1999 में जनजातीय मंत्रालय का गठन किया, जिसका अपना अलग एक गठन कर दिया। इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आई तो चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। 1 मिनट रुकिएगा। इतनी बात समझ में आई? यानी कि 1999 में क्या हुआ, जनजातीय मंत्रालय का गठन किया गया। अब बात इतने पे ही नहीं रुकी, अब आगे भी देखना था क्या अभी इनमें सुधार हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फिर क्या हुआ, 2003 में एक अमेंडमेंट आता, 89 अमेंडमेंट 2003। इसमें क्या कहा गया कि जो जनजाति, जो अभी तक क्या चल रहा था, एससी और एसटी, ये दोनों एक साथ कार्य कर रहे थे। ये दोनों क्या, आर्टिकल अनुच्छेद 338 के अंतर्गत ही संरक्षण हो रहा था। भले ही दोनों के निकाय अलग अलग कर दिए गए हों, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, दोनों अलग अलग भले ही हो गए हों 65वें संविधान संशोधन के माध्यम से, परंतु जो आर्टिकल था दोनों का एक ही था। कब तक? 2003 के पहले। फिर उसके बाद एक संविधान संशोधन आता है, 89 अमेंडमेंट 2003। इसके माध्यम से क्या कहा गया कि अभी तक ये जो 338 के अंतर्गत था, तो अब उसको 338 का कर दिया है। क्या? 338 का। और इसके तहत बताया गया कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। किसको? संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। यानी कि हम सीधी भाषा में कहें कि अभी तक जो 65वें संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक आर्टिकल के अंतर्गत कार्य कर रहा था, वही अब क्या हुआ, 89 अमेंडमेंट के माध्यम से उसको 2 भागों में बांट दिया गया। और अनुच्छेद 338 के तहत क्या कहा गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, तथा अनुच्छेद 338 का के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की घोषणा की गई। यानी कि अब सीधी सी भाषा में कहें तो दोनों चीजों को अलग कर दिया गया। और इसके तहत जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, उसको 29वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या मिलता है, संवैधानिक दर्जा मिलता है। क्या मिलता है? संवैधानिक दर्जा मिलता है। और इसके जो सदस्य हैं उनका भी देख लेते हैं। तो इसमें जो सदस्य होते हैं भैया, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, ठीक है, और 3 अन्य सदस्य होते हैं। इनका जो कार्य होता है, ये कार्य क्या करते हैं कि जो अनुसूचित जनजाति है, क्षेत्र है, उनकी देखरेख करते हैं। उनको बढ़ाने के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं, सरकार इनके लिए कितना कार्य कर रही है, क्या कमी है, इन सब की रिपोर्ट ये वार्षिक क्या करते हैं, राष्ट्रपति साहब को क्या करते हैं, देते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति चाहे तो वर्ष से पहले भी इनसे रिपोर्ट मांग सकता है। ठीक है, इतनी बात समझिए। यानी जो अपनी ये रिपोर्ट देते हैं, किसको देते हैं, राष्ट्रपति को वार्षिक देते हैं। और राष्ट्रपति चाहे तो वर्ष से पहले भी मांग सकता है। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करते हैं, ताकि देख लो भैया हमें और इनको भी कितना देख रेख करनी है और कितना इनको संरक्षण देना, किस इनके लिए और क्या क्या कार्य करने हैं।
इतनी बात समझ में आई। अब एक बात है कि इन सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इन सदस्यों की नियुक्ति भी भैया कौन करता है? राष्ट्रपति साहब करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति साहब करते हैं। अगर अब तुम सोच रहे हो कि इनका कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल प्रायः राष्ट्रपति के आदेशा तक का होता है, यानी जब तक आदेश राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक रहेंगे, नहीं तो फिर ये रिमूव हो जाएंगे। तो हमने बताया राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस तरीके से बना। प्रायः यह संविधान में प्रारंभ में 338 में था, उसके बाद 65वें संविधान संशोधन 1990 के माध्यम से इसको दो निकायों में बांटा गया, एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और एक बांटा गया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। दोनों को बांट दिया गया, परंतु अभी ये संवैधानिक रूप से नहीं था, सिर्फ इनके मंत्रालय को अलग अलग किया गया। 1999 के पहले इसको कौन देख रहा था? सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय। उसके बाद 1999 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के लिए जनजाति मंत्रालय का निर्माण किया गया। फिर उसके बाद 89 संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को अलग कर दिया गया, और इसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो था एक राष्ट्र संवैधानिक दर्जा प्राप्त करता है। किस संविधान संशोधन के माध्यम से? 90वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2003 में। इसमें प्रायः एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेशानुसार होता है। नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है। उनका कार्य क्या होता है? तो वो क्या करते हैं, जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं उनका संरक्षण करते हैं, उनके बढ़ाव के लिए, उनके सुधार के लिए कई सारी स्कीम लाते हैं, कई सारी रिकमेंडेशन देते हैं। जो राष्ट्रपति क्या करता है? संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति जो भी होता है सरकार उसको आगे प्रेषित करती है। इतनी बात समझ में आई। यही था राष्ट्रीय जनजातीय आयोग, और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा कैसे मिला, अब कैसे अलग हुए, 338 में क्या है, 338 काम है। आई होप इतनी बात समझ में आई। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। बाकी पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत। देखो एक चीज़ मैं बता दूं, सब्र रखिएगा। अभी पीसीएस एग्जाम हुआ, कई सारे बच्चों का अच्छा हुआ, कई सारे बच्चों का बुरा हो गया, मतलब थोड़ा सा खराब हुआ। कोई बात नहीं, सब्र रखिए। एक चीज़ तो है, अगर तुम घर से निकले हो तो मंजिल मिलेगी। अगर तुम्हारा एम है तो मंजिल मिलेगी, जाहिर सी बात है। रास्ता भटक सकते हो लेकिन इरादे मत बदलना, बाकी सब कुछ तुम कर देना, ठीक है। अगर तुमने सोचा है कि मुझे कुछ बनना है तो कुछ बन के जाना। देर मिलेगी, सवेर मिलेगी, लेकिन जो मिलेगा अच्छा मिलेगा। वेट एंड वॉच फुल मूवी, डेफिनेटली सक्सेस होगी। कूल डाउन। नहीं हुआ है, हो सकता है अगली बार तुम्हारा इससे भी बड़ा हो सकता है। इस बार हो भी जाता तो एक लोअर पोस्ट मिलती, अगली बार तुम्हें एसडीएम डायरेक्ट पोस्ट अच्छी मिल जाएगी। तो इसलिए पेशेंस रखो। भी पेशेंस, कहते हैं ना कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। वक्त की सबसे खास बात एक चीज़ है कि वक्त कैसा भी हो गुजर जाता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो अच्छा हो, सब गुजर जाता है। अच्छा बुरा ये सब चलता रहते हैं। और जीवन में संघर्ष है, यही अच्छा एक बात है कि आपके जीवन में संघर्ष है, वरना आप निष्क्रिय हैं। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।